तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ना अपन क्या बताएंगे कि जैसे अपन को गिवन है कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन अपन पढ़ते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन रेडिकल, ठीक है, एल्कीन्स, इनका तो स्टेबिलिटी अपन क्या बता सकते हैं, है ना। एक दो तीन। और फिर उसके बाद अपन इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या फिर अपन हीट ऑफ कंबशन की बात भी कर सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन। ये इस टाइप के जो वर्ड्स है ना, उनकी बात भी कर लेंगे अपन, कंबशन। तो ये भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो अपन डाइपोल मूवमेंट वगैरह सब डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये तो अपन डिस्कस कर ही सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो कॉल्ड, है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। अब अपन कहेंगे भाई आप इसमें ना रेजोनेंस इफेक्ट क्यों जोड़ रहे हैं, रेजोनेंस तो डिफरेंट वर्ड है। तो अपन कहेंगे इसको ना हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चन को अपन जब भी सॉल्व करेंगे ना, अपन ये अज्यूम कर लेंगे कि इट इज अ पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना, है ना। इट्स अ पार्शियल रेजोनेंस, पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना। तो अपन इसको पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना जैसे अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, बेकरनाथ इफेक्ट, वो सब अपन को पता है, इफेक्ट एंड ऑल, एंड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन ऐसे लिखेगा, कॉन्जुगेशन। तो इस टाइप से भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अपन ने कार्बोकेटाइन से ही शुरू करते हैं, सो दैट कि अपन ये वर्ड्स वगैरह का मीनिंग भी अपन को पता चल जाएगा। ये भी बताऊंगा मैं, एल्कीन रेडिकल ये सब। तो देखते हैं वो मीनिंग्स वगैरह क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अपन सबको पता है भाई। अगर मेरे पास हाइपर कंजुगेशन चेक करना है तो अपन ऐसे बताएंगे, एग्जांपल लेते हैं तो डायरेक्टली और शुरू करते हैं। इन एक एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CH2 पॉजिटिव, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई हमारे पास CH है, CH है, और H और CH2 है, ये पॉजिटिव चार्ज है। एक बार यार मैं डोर बंद कर लेता हूँ, वो वगैरह काफी हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस टाइप से अपन पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं, बाद में अपन इसको ना ऐसे शिफ्ट करके बताते हैं कि भाई देखो ये हाइपर कंजुगेशन, इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर डबल बॉन्ड होता है, इधर CH2 होता है, ऐसे। अपन इसमें क्या बोलते हैं कि भाई देखो ये कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन थे, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन इसके पास भी है, इस टाइप से। ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ये इसका ऑर्बिटल था जिसमें हाइड्रोजन का बॉन्डिंग था, एक अपन ने पूरा बना लिया। ये सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड को ये इलेक्ट्रॉन से अपन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन में इसको डोनेट करने वाला हूं। अच्छा, आप ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसको देने वाले हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो अपन कहेंगे एम्प्टी पाई पी ऑर्बिटल बोल देंगे अपन इसको। पाई पी ऑर्बिटल क्यों, तो अपन कहेंगे हम पाई पी ऑर्बिटल इसलिए बोल रहे हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। भाई कॉन्जुगेशन तो पाई बॉन्ड का होता है,
इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। यहां तो आप सिग्मा बॉन्ड की कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, ऑसिलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ही करने लगे। तो जब सिग्मा और पाई, मतलब यहां पर जो अपन सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं ना, वो ये वाला सिग्मा बॉन्ड ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए अपन उसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। भाई ऑसिलेशन तो डबल बॉन्ड का होता है, पाई बॉन्ड का, जैसे ऑसिलेशन, इसमें क्या हो रहा है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए अपन उसको कहते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन अपन कहेंगे अगर ये sp3 है और ये sp2 है, तो इसके प्लेन में एक बार में एक ही हाइड्रोजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब एक बार में एक ही हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन शो कर पाएगा, बिल्कुल शो कर पाएगा। तो फिर मैं इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। एक इससे, एक इससे, एक इससे, 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बताऊंगा, बिल्कुल बोलूंगा कि इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है भाई, तो अगर इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे तो टोटल मतलब अपन बता सकते हैं कि जितने हाइड्रोजन हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे। ये हाइड्रोजन जो होता है ना, इज नॉट एसिडिक। अगर ये एसिडिक नहीं होता है, इसका मतलब ये अपनी पोजीशन को लीव नहीं करता है। अगर अपने पोजीशन को लीव नहीं करेगा तो इसका मतलब है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये तो पार्शियली बॉन्डेड होगा, फिर इससे ये CH2 है, ये पार्शियली बॉन्डेड है, तो अपन कहेंगे बिल्कुल ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें 3 हाइड्रोजन में, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। और उसको अपन कह रहे हैं कि भाई यहां बॉन्ड नहीं है, फिर भी अपन कह रहे हैं कि वो बॉन्ड का शिफ्टिंग है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और अपन वहां पर रेजोनेंस बॉन्ड नहीं है, फिर भी अपन दिखा रहे हैं उसको रेजोनेंस फिनोमेना। जबकि रेजोनेंस फिनोमेना में कभी हमेशा एक बॉन्ड तो बिटवीन द एटम कांस्टेंट रहता है ना, उसका कोई चेंज नहीं होता। तो जब भी अपन रेजोनेंस फिनोमेना शो करते हैं तो एटलीस्ट सिग्मा बॉन्ड तो कभी ब्रेक नहीं होता ना, वो तो कांस्टेंट रहता है, वो तो बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहां पर बॉन्ड नहीं है, फिर भी अपन रेजोनेंस दिखा रहे हैं, इसलिए अपन उसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। इसमें सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होगा, तो अपन बताएंगे बिल्कुल ये पाई स्टार बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब ही होता है, अपन कहते हैं वहां जनरली पाई ऑर्बिटल्स, पी पाई ऑर्बिटल्स, क्योंकि कार्बन में पी ऑर्बिटल ही होता है, डी होता ही नहीं, तो पी पाई ऑर्बिटल बनेगा। तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, इसलिए अपन उसे बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब सिग्मा बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए अपन उसको ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कार्बन का ये वाला जो ऑर्बिटल होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है। तो अगर अपने पास ऐसे गिवन है, और अगर डबल बॉन्ड भी होता तो भी अपन कहते हैं भाई डबल बॉन्ड होता तो अपन ऐसे बोल देते हैं। इसमें पाई ऑर्बिटल होता है, ये एम्प्टी पी पाई ऑर्बिटल्स है, यहाँ बॉन्डेड पी पाई ऑर्बिटल्स होता है, लेकिन ये सिग्मा पाई ऑर्बिटल में कन्वर्ट होता और कार्बन के बॉन्डेड पी पाई ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता और इसका पी पाई ऑर्बिटल इस पे शिफ्ट हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली मुझे बताना यही है कि सिग्मा पी पाई ऑर्बिटल कार्बोकेटाइन है तो एम्प्टी, और कार्बोकेटाइन नहीं है एल्कीन है तो वो एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, अभी अपन क्या कहेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इज रेजोनेंस फिनोमेना। जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, और उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसको भी काउंट करेंगे। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एक बार में, बट एक बार में होगा एक ही हाइड्रोजन एटम, कोई भी एक। तो अपन कहेंगे भाई नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसके लिए मैं 4 बता दूं। कितना हाइपर कॉन्जुगेटेड, 3, एक अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो मैं 4 बता दूंगा, ऐसे बता दूंगा।
ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अगर अपन कहेंगे पहले से इसमें डबल बॉन्ड है तो अपन कहेंगे भाई अगर पहले से ऐसे डबल बॉन्ड है तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल? तो अपन कहेंगे इसमें ना अगर ऐसे बनाऊंगा ना तो ये ऐसे होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा, ये तो पाई बॉन्ड बना होगा, अपन इसी को रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको अलग बनाते हैं। एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, तो वो तो आउट ऑफ प्लेन होंगे। कार्बन हो गया, एक पाई बॉन्ड बना लो आप, ये तो पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब जो पाई बॉन्ड मतलब जो हाइड्रोजन होंगे ना वो ऐसे, इधर जो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा और दूसरा जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो ऐसे होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल ऐसे होगा। अब एम्प्टी ऑर्बिटल होगा ऐसे तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल अगर ऐसे है तो ओवरलैप कर लो। तो अपन कहेंगे देखो एक तो ये ऑर्बिटल्स हो गए और उसके बाद ये एक और पाई बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे हटा लो, क्या प्रॉब्लम है भाई, हाइड्रोजन हटा के ही तो आप ऐसे करोगे। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो CH बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, सिंगल बॉन्ड में तो ब्रेक हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच्ड है उसका हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा क्योंकि CH बॉन्ड, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा टू शो द हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे होता तो मैं कर देता। आप कहोगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, तो मैं कहूंगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं एल्कीन में बता सकता हूं तो मैं इसमें भी बता दूं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन बोलने के लिए, क्योंकि दोनों में से एक पाई बॉन्ड तो इसके प्लेन में होगा ना, वो कॉन्जुगेशन शो करेगा, उसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। इसमें क्यों? क्योंकि यहां भी तो आप सिग्मा बॉन्ड ही तो ब्रेक कर रहे थे, सिंगल बॉन्ड। यहां आप सिंगल बॉन्ड ब्रेक तो कर रहे हो, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का CH बॉन्ड बड़ा होता है sp2 वाले से, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बता देंगे इसमें कि भाई डबल बॉन्ड में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, सबको आइडिया है, ट्रिपल बॉन्ड में भी होगा, यू कैन से दैट। तो इस टाइप से अपन हाइपर कॉन्जुगेशन बता सकते हैं। जैसे आप कार्बोकेटाइन में बनाओगे एग्जैक्टली मैं रेडिकल में भी वैसे ही बनाऊंगा। सर अगर इसमें सर एक डाउट था कि बोलो, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन लेकिन मतलब होता क्यों है, क्योंकि अभी इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग पाई बॉन्ड बना रहे हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डिफरेंस भी नहीं है कि बॉन्ड ब्रेक मतलब ऐसा कुछ हो सके। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकता। अपन ये कह रहे हैं ना कि देख, कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने का टेंडेंसी। हाइड्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, होता ही है उसका नाम प्रोटॉन। जब ऐसे है तो sp3 है, इतना बॉन्ड है। जब ऐसे है तो sp2 है और इतना बॉन्ड नहीं बनेगा, तो एंगल स्ट्रेन तो कम हो ही रहा होगा। ठीक है, एक तो वो ड्राइविंग फोर्स हो गया, ठीक है। दूसरा अपन बताएंगे, एक तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, दूसरा ये हो गया कि भाई अगर मतलब ऐसा कुछ अपन बताएंगे नहीं, वो होता है अपन को ये पता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ड्राइविंग फोर्स अपन को समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा होगा। क्योंकि एक तो एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है इसलिए इसके होने की टेंडेंसी बढ़ गई। दूसरा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बन के, वो एक चीज होगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो CH बॉन्ड में पोलैरिटी बढ़ गई, इससे इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर दिया इसने। इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपस में शेयर करेंगे ना, क्योंकि यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा, वो ड्राइविंग फोर्स होगा। अगर कोई पूछेगा आपसे तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, हाँ एंगल इंक्रीजेस, तो एंगल स्ट्रेन कम हो गया।
और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इधर इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा होगा, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट, इसलिए अपन अल्फा हाइड्रोजन एटम से ही बताते हैं, क्योंकि वही कार्बन एटम इससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा। हाँ। तो CH बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, तो वो अपन और ऐसे। सर और एक डाउट था कि मतलब इसमें जो कार्बन जिस पे मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसका सपोज px वाला p ऑर्बिटल मतलब खाली है, एम्प्टी है, और जो दूसरा कार्बन है उसमें मतलब तीनों मतलब अलग अलग हाइड्रोजन तीनों px py pz ऑर्बिटल में ऐसे सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो अभी इसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा ये px के साथ, तो उसमें वो भी जो हाइड्रोजन के साथ जो px ऑर्बिटल में कनेक्टेड है वो वाला ही यूज करेंगे ना हाइड्रोजन? तीनों हाइड्रोजन के साथ कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है? हाँ, अपन तो एक ही यूज करेंगे भाई, जो मतलब उसमें मतलब ये अगर पीएक्स है तो ये पीएक्स वाला अपन यूज करेंगे, बिल्कुल अपन यूज करेंगे भाई। जो नंबर लेकिन ऑफ हाइपर। लेकिन ये तो बता, ये सिंगल बॉन्ड है, हाँ। तो तीनों में से कोई भी ला सकता हूं मैं इसके प्लेन में। अच्छा हाँ, वो रोटेट करके, हाँ बराबर। अगर डबल डबल बॉन्ड में अपन इसलिए तो नहीं बता पा रहे क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, वो ब्रेक नहीं होगा, उसके बाद मैं रोटेशन कर नहीं सकता। ओके। सर जिस केस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फील्ड पी ऑर्बिटल में जाते हैं उधर क्या होता है, मैं समझा नहीं। फील्ड पी ऑर्बिटल में जाएंगे तो अपन देख रहे हैं इधर भी तो बड़ा अच्छा है। भाई इधर तो ऐसे करेगा, sp3 से sp2 ये भी बन रहा है भाई, एंगल स्ट्रेंथ तो कम हो ही रहा है, और जो एनाइन बन रहा है वो भी ठीक है, जो एनाइन बन रहा है वो भी ठीक है, हाँ तो सर। चलेगा, है ना। सर तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा केवल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में होगा? ये तो हमेशा ही बोलना है, sp2 में तो मना किया था मैंने भी, ठीक है, ठीक है। है ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम से ही होगा बस, ठीक है ना। चलो भाई, फिर अपन को पता चल गया। अब मैं इसको हटाने वाला हूं, और अगर अपन रेडिकल की बात करेंगे तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बट फ्री रेडिकल में विल राइट दैट, जैसे CH3 CH2 रेडिकल है, सब कुछ ऐसे ही होगा, बस बॉन्ड जो ब्रेक होंगे वो होमोलिटिक फिजन होगा। अब इसमें एक ऐसे रेडिकल अपन बना लेंगे, तो इस पे तो रेडिकल ही बना देते हैं अपन, है ना, ऐसे रेडिकल, तो अपन क्या करेंगे, ये होमोलिटिक फिजन कर लेंगे, इन दोनों से बॉन्ड बना देंगे, तो होमोलिटिक फिजन से बॉन्ड बन जाएगा, दिस विल बी अ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, और ये रेडिकल बन जाएगा। यहां पर बस अपन चार्ज नहीं लिख पाएंगे तो नहीं लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो यही ना। और यहां पर अपन कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसको होमोलिटिकली ब्रेक कर लेंगे, अब ब्रेक होमोलिटिकली होगा तो यहां डबल बॉन्ड बना देंगे, यहां हाइड्रोजन रेडिकल रह जाएगा, अब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, तो पार्शियली फिल्ड बोल दूंगा, एक दो तीन तो सिग्मा बॉन्ड बन गए, अब एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली फिल्ड हो गया विद ऑड इलेक्ट्रॉन, रहेगा पाई ऑर्बिटल, बनेगा पाई पी पाई ऑर्बिटल, बन ही रहा है ना पाई बॉन्ड, तो बताएंगे बस, ठीक है भाई। तो अब कार्बोनाइन में कर देते हैं, तो अपन कहेंगे कार्बोनाइन में करो कैसे, करोगे कैसे आप भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए मुझे इसको ऐसे शिफ्ट करना है, और उधर पूरा फील्ड है तो फिर इलेक्ट्रॉन लेगा कहां, अगर ये पूरा फील्ड होगा तो वापस इलेक्ट्रॉन ये लेगा कहां, कहीं ले ही नहीं सकता अगर पूरा फील्ड होगा तो इसलिए एनाइंस में, कार्बन एनाइंस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो डी ऑर्बिटल इन कार्बन, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, इसलिए अपन उसे वो नहीं बताएंगे,
कार्बोनाइल, रेडिकल में बताएंगे, एल्कीन में बताएंगे, सब बताएंगे। ठीक है भाई, अब अपन एक काम कर लेते हैं, अपन एक छोटा सा स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, है ना। एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉन रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अपन कहेंगे भाई, बहुत ज्यादा नहीं लिख रहे अपन, बहुत ज्यादा अपन क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं अपन, और देख लेंगे 3 डिग्री रेडिकल या उससे ज्यादा, मतलब ऐसे हो जाएगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस फिनोमेना है। तो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस, will be more stable than this, will be more stable than this। अब बहुत ज्यादा नहीं लिखते पर ऐसे ही थोड़ा सा लिख लेते हैं। दूसरा अपन लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल। कार्बोनाइल लिखूंगा तो PHCH2 लिखूंगा, नेगेटिव चार्ज लिखूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे स्टेबिलिटी एनाइन की ज्यादा बताऊंगा। फिर उसके बाद में RC ट्रिपल बॉन्ड C स्टेबिलिटी ज्यादा बताऊंगा, RC डबल बॉन्ड CH स्टेबिलिटी ज्यादा बताऊंगा। और फिर 1 डिग्री एनाइन, यू नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एनाइन। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो कितने साइड से कार्बन से अटैच्ड, दैट इज द कार्बोकेटाइन की बात करें। अगर हम कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो अपन कहते हैं भाई बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। फिर अपन कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इट इज लाइक दिस। फिर अपन कहते हैं कि भाई ये CH3 CHO एलाइलिक कार्बोकेटाइन कर लेते हैं। उसके बाद अपन लिखेंगे दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, लाइक दैट वी कैन से। 3 डिग्री में 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसके 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत नेग्लिजिबल, थोड़ा सा ज्यादा कंसिडर कर लेते हैं, बहुत कम बट नेग्लिजिबल। इनमें स्टेबिलिटी डिफरेंस बहुत कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। अब अपन क्या करेंगे, मेरे हिसाब से तो इसको यहां आ जाना चाहिए था, ये ज्यादा स्टेबल, फिर ये, क्योंकि रेजोनेंस फिनोमेना वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू जिनमें रेजोनेंस नहीं होता है। इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इधर थोड़ा सा ये गड़बड़ कर देता है और उससे अपन ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ज्यादा स्टेबल होंगे नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो उस टाइप के सेंटेंस में जो ट्रू फॉल्स टाइप का होता है कि भाई अगर कोई पूछेगा कि क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन नॉन रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल, तो अपन कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास एक एग्जांपल है, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंट स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो वो चीज हमें मतलब बताने के लिए मिल जाती है एक तरीके से कि भाई ठीक है, हम उसको बता देंगे। छोटा सा पार्ट अपन ने डिस्कस किया। अब अपन पहले हाइपर कॉन्जुगेट, और भी है मतलब अपन देखेंगे और कैसे है। हाँ बोलो सर, वो ज्यादा स्टेबल कैसे है CH2 CH मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला 3 डिग्री वाला? ये वाला ज्यादा स्टेबल है उससे? हाँ, नहीं भाई, हम थोड़ी करें कि वो ज्यादा स्टेबल है, वो तो फैक्ट है, तो अपन ने बता दिया कि ज्यादा स्टेबल है।
भाई हम तो स्टेबिलिटी ऐसे बताएंगे ना कि जितना ज्यादा रेजोनेंस फिनोमेना हाँ उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, हाँ जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल से एनर्जी लिबरेट होगी उतनी कम मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगी, हाँ उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। हाँ अब इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके 2 ही है। इसके हाँ 10 है, इसके 2। हाँ समझा। तो फिर अपन क्या करें, तो करना उसको इस टाइप से बता दिया, इसलिए तो मैंने हाँ लास्ट में लिखा है ये। वरना अपन को तो ये पता था कि भाई अगर कोई रेजोनेंस फिनोमेना है तो आर वाला ज्यादा ही स्टेबल होगा आई इंडक्ट इफेक्ट वाले से या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वाले से। यह नहीं होना, मतलब अपने पास एक सेंटेंस तो हमेशा कोई अपन से ये नहीं कह सकता कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ज्यादा स्टेबल होता है नॉन रेजोनेटिंग, ऐसा जरूरी नहीं। अब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में जो अपन को पढ़ना है वो पहले देख लेते हैं, फिर इसमें और भी स्टेबिलिटी अपन मतलब पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे छोटे कंसेप्ट अपन देखेंगे। पहले अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। वैसे तो अपन रेजोनेंस भी पढ़ चुके हैं, अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी। मुझे ऐसे दिया गया कि बताओ भाई इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो अपन कहेंगे उसमें क्या, इसमें B1 2 अल्फा है, इसमें 3 अल्फा है, B1 A इज ग्रेटर देन बी। तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसे बताओ, ये एग्जांपल हो गया, मेरे पास ऐसे गिवन है और बी मेरे पास ऐसे गिवन है, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? तो अपन कहेंगे A इज ग्रेटर देन, इसमें 0 अल्फा, इसमें 3 अल्फा है, तो अल्फा है ही नहीं, इंडक्ट इफेक्ट है बस। Resonance effect has more priority than hyperconjugation. Hyperconjugation have more priority than inductive effect. तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है बट इसका hyperconjugation. If I write like this, CH2 a positive charge और B अपन ऐसे लिखते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसे करते हैं। एटलीस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रखें, तब भी अपन कहेंगे इसमें तो अल्फा कितने हो गए 5, तो एक ही अल्फा है, बी ग्रेटर देन। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसे अपन ऐसे करते हैं कि मेरे पास ऐसे गिवन है, आप बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर कुछ पूछना नहीं है तो अपने आप को म्यूट रखना। इनमें से स्टेबल तो अपन सीधा अल्फा हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करेंगे पहले। क्या करेंगे अपन, अपन अपने आप को म्यूट रखेंगे। मैंने कहा था ना अगर पूछना नहीं है तो म्यूट रखना। तो अपन क्या करेंगे,
अल्फा चेक करेंगे भाई, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है, इसमें 3 अल्फा है, इसमें अरे यार, इसमें 4 अल्फा। अब इसमें गड़बड़ कर दिया मैंने। चलो ठीक है भाई, मतलब इधर अपन को अब इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन आइटम है, तब स्टेबिलिटी इन दोनों में कंपैरिजन मतलब बड़ा वैसा हो जाएगा, बट चलो चेक करते हैं, कोई बात नहीं। अब अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें मतलब चेक करेंगे तो देखते हैं कि इसमें ज्यादा स्टेबल बनता है एल्कीन। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना ये हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से होगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन यहां से होगा। तो अब एल्कीन का स्टेबिलिटी देख लेते हैं। यहां तो ऐसे, यहां ऐसे बनेगा, ये एल्कीन बनेगा, और यहां पर एल्कीन ऐसे बनेगा अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो इधर वाला एल्कीन ऐसे बनेगा। तो दोनों में से ज्यादा एल्कीन कौन सा ज्यादा स्टेबल है? एल्कीन सेकंड वाला। मतलब अगर सेम अल्फा हाइड्रोजन एटम हो जाए तो फिर अपन को दूसरा फैक्टर चेक करना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हो गया। बट हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा होता, तो क्वेश्चन हो गया अपने पास, तो भाई मैं आपसे कहता हूं मेरे पास ऐसे है, बताओ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कौन सा? CH3CH2। अरे, और एक कार्बोकैटायन मेरे पास ऐसे है, C3H7 कर लेते हैं, नॉर्मल है, ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 ऐसे ना, 1 2 3। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो अपन कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में से अपन ज्यादा स्टेबल चेक कर लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एटम तो दोनों में सेम है, तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करूंगा, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसे। भाई हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों में एक जैसा आ रहा है, तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है इसे। मतलब हमें बोलो, वो बताओ ना कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपने कैसे बताया, मतलब ऊपर वाले इसमें नीचे आपने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन लिखा ना कि दोनों का सेम अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है, तो वो कैसे आपने बताया? रुक जा थोड़ी देर, अपन मतलब थोड़ा वेट करते तो ज्यादा अच्छा रहता है, सारा कुछ मैं खुद ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर मान लो कार्बोकैटायन अलग अलग है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम सेम थे, तो अपन ने क्या चेक किया? दूसरा इफेक्ट चेक किया, फिर कोई और इफेक्ट। जब ये होता है तो अपन इसकी बात नहीं करते हैं, जब ये होता है तो अपन इन दोनों की बात नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं। हाँ, अगर ये सेम है दो मॉलिक्यूल में तो अपन इसकी बात करेंगे, अगर ये दोनों सेम है तो इसकी बात करेंगे। तो जब अल्फा हाइड्रोजन एटम सेम होता है तो अपन दूसरा इफेक्ट चेक करते हैं। यहां भी यही किया भाई, यहां एल्कीन बना और यहां भी एल्कीन बना। यहां एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए 2 3 और 3 6 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम है एल्कीन का स्टेबिलिटी के लिए, और यहां कितने हैं? यहां एक भी नहीं है, यहां सिर्फ 2 है। तो एल्कीन में भी तो स्टेबिलिटी अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से बताते हैं। भाई जिस एल्कीन में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम, तो ये एल्कीन है दोनों कार्बन के बीच में, तो ये sp3 था लेकिन इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये भी sp3 है लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 अल्फा है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन हुआ? इसमें 6 अल्फा है, उसमें 2 ही अल्फा, ये ज्यादा स्टेबल है एल्कीन इससे। इसका मतलब ये हुआ कि इस एल्कीन में अपन कहेंगे कि भाई इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी इसके कंपेयर। सबसे ज्यादा डी हो गया,
उसके बाद बी हो गया, डी हो गया, फिर बी हो गया, और उसके बाद अपन, अच्छा यही लिख देता हूँ, इसमें 2 अल्फा थे, तो सबसे ज्यादा डी हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, और ए हो गया। बता दिया कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन में अपन को ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अपन कहेंगे द हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन्स, जिनको अपन नहीं बनाएंगे। हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, एक तो अपन को पता होता है भाई ब्रिज हेड। बोलो। लास्ट क्वेश्चन में अल्कीन बनाएंगे तो ए का ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है। एल्कीन बनाएंगे तो ए का ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन, इसमें एल्कीन बनाएंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे ना, इधर एल्कीन बनेगा 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। नहीं, पर नीचे 4 आएंगे, ऊपर 5 आएंगे ना। नीचे 4 आएंगे, ऊपर 5 आएंगे, मतलब नहीं, अपन तो इससे चेक करेंगे ना भाई, इधर हाइड्रोजन एटम आपने ऐसे किया तो इधर ये हाइड्रोजन ऐसे बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। तो आप कह रहे हो कि 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे, तो इधर 4 आएंगे, जबकि ऊपर अपने पास 5 आएंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो हाँ एल्कीन का स्टेबिलिटी इसमें ज्यादा बन रहा है इससे, राइट। उधर स्टेबिलिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसमें स्टेबिलिटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है भाई। अपन एल्कीन का एक वो होगा भाई, रेट ऑफ फॉर्मेशन डबल बॉन्ड का। जैसे अब इसमें भी मैं कहता कि इधर इंडक्टिव इफेक्ट ये है, इधर इंडक्टिव इफेक्ट ये है, इधर इंडक्टिव इफेक्ट दोनों एक ही तरफ से। हमने हाइपर कंजुगेशन को चेक ही नहीं किया। इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा इसके कंपैरिजन में। हाँ सर, समझ गया। जहां इंडक्टिव इफेक्ट मतलब समझे ना, मतलब मैंने डबल बॉन्ड से इंडक्टिव इफेक्ट चेक कर लिया कि भाई उसका स्टेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज का चेक कर लो किसका ज्यादा है। तो दोनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट है। एक ही तरफ से पहले दोनों एक ही कार्बन को देंगे, एक ही कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू 2 कार्बन का। हाँ सर, समझ गया। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट से चेक कर लो, बट अपन एल्कीन से चेक कर लिया, एक ही बात है। जो कार्बोकेटाइन नहीं बन सकते वही है, ये होगा, और ये होगा, या फिर ये कार्बोकेटाइन बनाना मुश्किल है। अगर ऐसे कार्बोकेटाइन आते हैं तो अपन इनमें सबसे कम स्टेबिलिटी बताएंगे, और अगर लीस्ट बताना है तो अपन कहेंगे भाई लीस्ट तो यही होगा क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक। ब्रिज हेड पे चलो हम बना भी देंगे हीट वीट करके, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये एंटी एरोमेटिक। तो ये वो कार्बोकेटाइन है जिनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। अब अपन कहेंगे भाई अच्छा, तो अगर इनमें ही कंपेयर करना पड़े तो वो भी कर सकते हैं भाई। इन सब में अगर मान लो मेरी मर्जी, मैं कहूंगा नहीं, मैं तो अब कार्बोकेटाइन आप लिख ही रहे हो और आपने कहा कि अगर किसी ऑप्शन में ये कार्बोकेटाइन गिवन है तो इन्हीं को आप सबसे कम स्टेबल बता देना। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन ही ऐसा दिया गया जिसमें यही कार्बोकेटाइन थे, तो अपन कहेंगे भाई देखो ये तो एंटी एरोमेटिक है, ये तो बनाने नहीं चाहिए अपन को, कभी नहीं बनेगा। चलो ब्रिज हेड है, ये भी नहीं बनता है,
मुश्किल होता है क्योंकि कार्बोकेटाइन है तो बनेगा नहीं, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको तो बना ही दूंगा। ये ब्रिज है, मतलब ये तो पक्का है कि इन दोनों को आपने कंपैरिजन बता दिया, ये सबसे कम स्टेबल, ये उससे ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो भाई ये तो बनेगा नहीं, ये तो बन भी जाएंगे दोनों, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम है इन दोनों से। इन दोनों में तो अपन कहेंगे ये ना एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड और ये बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए इससे। मतलब अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछा गया कि मेरे पास ऐसे गिवन है, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया, अब बताओ भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ज्यादा स्टेबल हो गई होगा, बाकी में नहीं है। बाकी किसी में भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, वो अपन को पता है कैसे बनाया आपने। बेंजीन था, ये पाई बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर थे बेंजीन रिंग से, सभी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हो तो इसका मतलब आपने ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव जैसे हटाया होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज लिख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हो तो इधर आपने हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हो तो इसमें आपने ऐसे हटा दिया होगा। अब जो ये बॉन्ड बना होगा ना, कार्बन का ऑर्बिटल ऐसे रहा होगा और हाइड्रोजन ऐसे रहा होगा, और कार्बन का ऑर्बिटल ऐसे रहा होगा, तो आपने क्या किया होगा, पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन हटाओगे इस ऑर्बिटल से तो ये क्या हो जाएगा, खाली ऑर्बिटल हो जाएगा। अब ये खाली ऑर्बिटल कहां प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग के प्लेन में प्रेजेंट है, तो इसका कभी इनसे कॉन्जुगेशन तो हो नहीं पाएगा, तो रेजोनेंस के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऑर्बिटल ऐसे है और ये ऑर्बिटल ऐसे है, तो इनकी मिक्सिंग कभी उससे हो ही नहीं सकती, बिकॉज द ऑर्बिटल विच आर इन द सेम प्लेन कैन शो मिक्सिंग, तो इसमें मिक्सिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, सो देयर इज नो रेजोनेंस। अब अपन कहेंगे, हाँ बोलो। नहीं, लेकिन उसमें बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक है ना, वो मिक्स तो नहीं हो सकता ऑर्बिटल, लेकिन बेंजीन रिंग एरोमेटिक है तो फिर वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। तो लिखो ना, किसने कहा मत लिखो? और सर बोलो बोलो बोलो। वो जो हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन में थर्ड और फोर्थ वाले में क्या कैसे बताया था, वो जो बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज है और CH2 डबल बॉन्ड CH पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है, उन दोनों में? ये लिखा तो है। अच्छा, अबे उसी की वजह से तो क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है ना, वो तो करेंगे ही करेंगे ना। तो अपन से कहा गया कि भाई बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो अपन ये थोड़ी कहेंगे नहीं हम तो कार्बोकेटाइन नहीं देखेंगे, हम तो मॉलिक्यूल देखेंगे, बेंजीन, बेंजीन बना हुआ है वहां पर। पूछा किसने बेंजीन की स्टेबिलिटी है कि नहीं? पूछा है आपसे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ, पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ किसमें कितना ज्यादा है, वो पूछा है। ये किसने पूछा कि बेंजीन स्टेबल है कि नहीं है? बोलो। तो क्या देखना है अपन को, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है वो बताना। ठीक है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है तो सब इससे पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन, उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इससे तो स्टेबिलिटी उसकी कम ही होगी। अपन कहेंगे नहीं नहीं इंडक्ट इफेक्ट तो होता ही नहीं इसमें, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है नहीं होता, मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं होता,
लेकिन आप ऑर्बिटल को ऐसे बेंड होने से थोड़ी रोक सकते। आप कहोगे कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट ना सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में होता है। हाँ, मैंने कब कहा कि नहीं होता? मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें ऐसे ऑर्बिटल होते हैं पाई बॉन्ड के, ऐसे तो कर लूं ना, पाई बॉन्ड को ऐसे बेंड तो कर लूं ना पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो बनेगी ना कार्बन की। भाई आप कितना भी कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसकी तरफ जाएगी ना, पॉजिटिव। एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है इस कार्बन के पास, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन। तो जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इन पे तो फर्क डालेंगे ही डालेंगे। और इधर दो तरफ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है जो इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, एक ही तरफ से अटैच। तो ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई इससे, और इसकी स्टेबिलिटी ये तो सबसे कम हो गई, तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उस पर पॉजिटिव चार्ज बिटवीन दीज कार्बन एटम। तो यहां मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम, या लेस नंबर था। तो आंसर क्या लिखें स्टेबिलिटी में? ए ज्यादा स्टेबल है बी से, बी ज्यादा स्टेबल है सी से, सी ज्यादा स्टेबल है डी से। ये देखा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता तो बल्कि तो उल्टा कर देते, हमें क्या फर्क पड़ता है? भाई अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उल्टा कर देते हैं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में यही तो डिफरेंस है। इधर ऐसे कर लेते हैं, इधर ऐसे कर लेते हैं, इधर अपन ऐसे कर लेते हैं, इधर ऐसे कर लेते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, फिर इसका उल्टा बता दो, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा डिसअपियर होगा नेगेटिव चार्ज। भाई चार्ज का मतलब है, चार्ज की स्टेबिलिटी का मतलब होता है उसका स्ट्रेंथ डिसअपियर होना चाहिए। आप तो वो फैक्टर चेक करो जिससे कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, चार्ज का मतलब है किसी पे अगर चार्ज प्रेजेंट है तो जितना ज्यादा चार्ज का स्ट्रेंथ होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी का मतलब है चार्ज का स्ट्रेंथ कम कर दो, तो यहाँ पर डी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो आपस में अपोजिट होंगे, ये बता देंगे। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग को मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बताना होता तो हम क्या बताते इसी में? फिर अपन कहते हैं भाई एनर्जी चेक करो, उसमें वैसे मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। तो उसमें आप सिर्फ बेकार बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हो। मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी का मतलब होता कि जब ये बनेंगे तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। भाई इन सब में तो दो दो एटम बन लगा रखे हैं आपने, कार्बन के यहाँ तो 6 बना रखे हैं मॉलिक्यूल, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी होगी उसमें। हाँ ठीक है समझो। मतलब वो क्वेश्चन कोई तुक नहीं बनता यार उसको पूछने का, बकवास क्वेश्चन होगा वो कि आप मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पूछो और कार्बोकेटाइन बना रखे हैं। अलग अलग नंबर ऑफ एटम बना के भी अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ एटम एटलीस्ट सेम रहे। सर वही पूछने का था कि हम लोग जब भी चार्ज की स्टेबिलिटी और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिफरेंट है कि सेम है, वही पूछना। अलग अलग होगी भाई। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे बोल सकते हैं आप चार्ज की स्टेबिलिटी? चार्ज की स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि चार्ज के स्ट्रेंथ निकालूंगा मैं। आप कुछ भी बना लो, हमें तो चार्ज के स्ट्रेंथ से मतलब है। अब मान लो ऐसे करते हैं, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी बताओ। तो अपन कहेंगे इसमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, इसमें ज्यादा बॉन्ड है इसमें कम बॉन्ड है। जहां ज्यादा बॉन्ड बनेगा एनर्जी ज्यादा लिबरेट हुई होगी। अपन कहेंगे नहीं नहीं कार्बोकेटाइन तो कम स्टेबल है, इसमें माइनस इफेक्ट है, इसमें नहीं है, इसमें माइनस इफेक्ट कम है। तो चार्ज का स्ट्रेंथ पूछो कि चार्ज का स्ट्रेंथ किसका है।
समझे ना? ठीक है, समझा। मतलब ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो रही है, ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो मॉलिक्यूल ऑब्वियसली भाई सीधी सीधी बात है यार, देखो मान लो मेरे पास ऐसा है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, ऐसे लिख लेता हूं, लेकिन मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी पूछोगे तो इसकी ज्यादा स्टेबल है। भाई हो गई यार, इतने सारे बॉन्ड बना रखे हैं आपने, इसके बॉन्ड कम बनाए। हाँ सर, समझा। अब एल्कीन अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, नहीं तो एल्कीन में भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लेते, पर अभी करूंगा और भी डिस्कस करूंगा। क्या कर रहे थे अपन? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अपन कार्बोकेटाइन ही स्टेबल बना रहे हैं, 20 वोल्ट से पता है, इधर भी लिख दिया। अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, मेरे पास एक ऐसे गिवन है और मेरे पास ऐसे गिवन है, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा इसका, और इससे रेजोनेंस फिनोमेना होगा। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज में सिर्फ रेजोनेंस फिनोमेना है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। अपन कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड और CH3 का है, तो हाँ, तो डबल बॉन्ड और CH3 क्या पूछा, हम तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, किसकी ज्यादा? कार्बोकेटाइन है तो ये अनस्टेबल है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अनस्टेबल है, तो फिर स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? अपन कहेंगे इसका रोल इस पॉजिटिव चार्ज में कभी नहीं आ पाएगा, मैक्सिमम होगा तो अपन नेग्लिजिबल इंडक्टिव इफेक्ट अज्यूम कर लेंगे बस, बाकी अपन कहेंगे इधर ऐसा होता रहेगा। अच्छा, फिर अपन एक और बात कहेंगे, सर इसमें तो दोनों स्ट्रक्चर की एनर्जी सेम है, बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ बोलते हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की। अच्छा जो देखिए नहीं रखा है वो, अरे बड़ा मतलब थोड़ा इसको ना ऐसे कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है वो गलत चुन गया, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना, तो उधर वैसे भी अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं ऐसे बना रहा था। अपन कहते हैं ना कि भाई देखो सर, इसमें ना ऐसे बनेगा CH2 a positive charge on this, CH3 डबल बॉन्ड CH2, दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर है, इसमें तो नहीं बनेगा दोनों एक जैसे स्ट्रक्चर, इसमें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 ये पॉजिटिव चार्ज, ये अनइक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अब बताओ दोनों की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो अपन कहेंगे यार अब तो मतलब ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये अनइक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है भाई, ये 2 डिग्री कार्बोकेटन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटन है, ये तो दोनों ही 1 डिग्री है, और दोनों की एनर्जी सेम है। और अपन जनरली क्या बोलते हैं, जिन जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो भाई फिर तो इसमें ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप तब कंसिडर करोगे ना जब सेम टाइप ऑफ इफेक्ट हो, यहां तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी बढ़ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, और ये इस फॉर्म में क्यों रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा ना जहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस फिनोमेना भी है, इधर तो इसका इफेक्ट है ही नहीं। इट इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज सिर्फ एलाइलिक, और ये 2 डिग्री एलाइलिक, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज दिस बस, और इसमें तो CH3 भी।
इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है सर, आप कह रहे हो कि ये दोनों ना, इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा है ऐसे वो 2 डिग्री ये 1 डिग्री, मैं तो ये बोल रहा हूं ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इसमें नहीं है। अपन कहेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों में भी स्टेबिलिटी पूछेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल है इससे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछेंगे अगर स्टेबिलिटी में डिफरेंस, तो अपन कहेंगे इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है इससे। अपन को पता है जैसे बने हुए उसी में स्टेबिलिटी बतानी होती है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ए को ना मैं ये नहीं मान रहा, ये मान रहा हूं। अब बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? आप तो बताओगे ना दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। अभी तो आप यहाँ 2 डिग्री बोल रहे थे, यहाँ 1 डिग्री बोल रहे थे, अब तो 1 डिग्री है ना। अब 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? तो अपन कहेंगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अनइक्विवेलेंट बनेगा और इसका इक्विवेलेंट। फिर गलती नहीं करना, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात नहीं करना। अपन क्या अज्यूम करेंगे, भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में एलाइलिक पार्ट है। एक्स्ट्रा बताओ क्या? दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। एक्स्ट्रा बताओ क्या? तो अपन कहेंगे इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो तो इसमें भी है। अपन कहेंगे वो डबल बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें। देखो ये ऐसे शिफ्ट होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अपन कहेंगे वो तो इसमें भी आएगा। ये लो, अब अपन को साफ साफ दिख रहा है क्या चल रहा है। जब अपन ने इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया था तो नेगेटिव चार्ज कहां बना? तो पहले वाले में स्टेबल नहीं होगा ना, उसके बगल में है। समझे ना? और कह रहा पहले वाले में तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसके बगल वाले कार्बन पे बना रहा नेगेटिव चार्ज, इसमें तो दूर बना रहा नेगेटिव चार्ज। यही ज्यादा पास में अनलाइक चार्जेस स्टेबल होते हैं ना सर? बिल्कुल। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अगर पास पास होंगे तो ज्यादा न्यूट्रलाइज होंगे ना। तो चार्ज का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, सीधी सीधी बात। चलो, मतलब थोड़ा सा अपन ने उसको देखा और अपन ने थोड़ा सा कंपेयर भी किया और अपन को पता भी चल गया क्या करना है अपन को। फ्री रेडिकल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्री रेडिकल मतलब जैसे कार्बोकेटाइन बताया ना, बिल्कुल वैसे ही बताओ। कौन ज्यादा स्टेबल? ये ज्यादा स्टेबल। बस रेडिकल में एक बात का ध्यान रखना होता है अपन को, जिसमें रेजोनेंस फिनोमेना है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्योंकि रेडिकल में क्या होता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन काफी स्लो हो जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन काफी स्लो हो जाता है। अगर ये खाली ऑर्बिटल है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक ही इलेक्ट्रॉन की तो है, क्यों लेगा उससे बहुत ज्यादा। इसलिए रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन उतना फास्ट नहीं होता जितना कार्बोकेटाइन में होता है। कार्बोकेटाइन कंप्लीटली एम्प्टी होता है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस सी बात है, फिर तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज है, उनको पता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और न्यूट्रल एटम की या न्यूट्रल मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अलग अलग। अब अपन एल्कीन की बात करते हैं। बिल्कुल एल्कीन में भी अपन ऐसे ही करेंगे। भाई हमारे पास गिवन है एक एल्कीन ये है और एक एल्कीन ये है।
ज्यादा स्टेबल कौन? तो अपन बताएंगे ए वाला ज्यादा स्टेबल है। ए वाला ज्यादा स्टेबल क्यों? भाई बी वाले में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ प्लस आई इफेक्ट। इसमें 3 अल्फा है, इसमें 0 अल्फा है, इसलिए ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बी से। ठीक है, मेरे पास ऐसे डबल बॉन्ड CH और बी मेरे पास ऐसे। अब बताओ, तो कहेंगे अभी भी क्या ज्यादा स्टेबल है इससे, उसमें एक हाइड्रोजन है तो ज्यादा, बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से। ठीक है, मतलब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मैंने सी कर लिया है, सी में मेरे पास ऐसे। अब ये 2 हो गया अपने पास, ये ए और ए बी था, अब 3 क्वेश्चन हो गया। ए अपन ऐसे बना लेते हैं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक ऐसे। और अपन से कहा गया स्टेबिलिटी को, तो अपन कहेंगे ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसे पूछो, आप एक ही मॉलिक्यूल में पूछो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। आप पूरा एक मॉलिक्यूल ऐसे बना लो, पूछो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी। बताएंगे। तो चलो बताते हैं। इसको इसमें भी अपन ऐसे करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इधर तो अपन कहेंगे भाई इधर 0 अल्फा, 8 अल्फा, 9 अल्फा। मुझे लग रहा है अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम नहीं रखा। ठीक है, इसको अपन ऐसे कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम करते हैं। इधर अपन कहेंगे भाई एक इधर होगा, 3 इधर होंगे, बस 4 अल्फा। ये हो गया अपने पास, बता देंगे अपन स्टेबिलिटी, उनको कोई डाउट नहीं स्टेबिलिटी में। ठीक है ना। तो अपन को अल्फा चेक करने होते हैं, जैसे अपन ने यहां पर चेक किए, यहां 2 अल्फा थे, यहां 3 अल्फा थे, तो 2 अल्फा वाला कम स्टेबल होगा 3 अल्फा वाले से। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतना ज्यादा पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना, उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। इन सब में अपन को कोई डाउट नहीं, सी बी डी ए, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, सी बी डी ए, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो इसमें कहेंगे भाई अल्फा चेक करो, 3 + 2 + 2, 4 + 3 7, 7 अल्फा। इधर 2 4 6 और 1 7, 7 अल्फा। फंस गया, कोई बात नहीं। इधर 1 + 2 3 + 2, so 2 + 2 4 1 5, 5 अल्फा। 1 + 2 ये 3 अल्फा। इधर बड़ा मजा आ गया ए और बी में। तो ए और बी में
ऑब्वियस सी बात है, ये सिमेट्रिक दोनों तरफ से प्लस है। तो फिर देख लो भाई किसमें मतलब अपन क्या करेंगे। तो इसमें अपन ऐसे कर लेते हैं, रुकना, क्योंकि मैं ना अभी तुमको ज्यादा उसमें नहीं फंसाना चाहता था, वो भूल गया मैं। अपन ऐसे कर लेते हैं, 3+3+ ये 10 अल्फा कर देता हूँ, उधर एक कैसे लाइन बना देना। अपन अभी मतलब मैं ज्यादा उसमें नहीं फंसाना चाहता, तो एक आध दो क्वेश्चन मतलब ऐसे ही चलने देते हैं अपन, जिसमें अल्फा डिफरेंट। तो अपने पास ना ABCD आ गया, ऐसे आ गया। अब अपन कहेंगे सपोज, अब चलो अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ऐसे लेता हूं, इसकी स्टेबिलिटी, फिर इसकी स्टेबिलिटी, फिर इसकी स्टेबिलिटी, और फिर इसकी स्टेबिलिटी। ऐसे होता, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज 9 अल्फा, ये 6 अल्फा, 6 अल्फा और 6 अल्फा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो ए का होगा, बाकी तीनों में कंपैरिजन करना है। तो अपन कहेंगे अगर बाकी तीनों में कंपैरिजन करना है तो कैसे कंपेयर करें अपन, ए और बी और सी में तो कर सकता हूं। ट्रांसमोर होता है ना सर, हाँ, इससे ई ट्रांस है तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, रीजन क्या होता है उसका? वंडरवॉल रिपल्शन होता है दो ग्रुप में अगर वो सिस पे रहेंगे तो। ठीक है, तो मैं एक बार लिख लूं वंडरवॉल स्ट्रेन या रिपल्शन, इसको अपन स्टेरिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, इसको अपन स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, when two groups lies at a distance less than or equal to their van der Waals radii, है ना, van der Waals radii, then there is वो van der Waals repulsion। ठीक है, सर आपने जो अभी ये क्वेश्चन दिया है इसमें पहले वाले में आप दिखा सकते हैं कि 9 अल्फा हाइड्रोजन कैसे है, वो एक बार वो देख समझ नहीं आ रहा। ये वाले, नहीं सर, ये लास्ट वाला जो आपने क्वेश्चन दिया है, ये वाला, हाँ उसका पहला वाला नहीं, लास्ट 5th क्वेश्चन उसका ए कम। हाँ ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या समझे? CH3 है। हाँ मतलब जो कुछ समझ में ना आए ना, इसका मतलब सर ने वहां CS3 लिखा होगा, ठीक है ना।
इसलिए मैंने पूछा तुमसे भाई, जो भी कार्बन ना डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं ना, उनसे जो sp3 कार्बन एटम अटैच्ड है ना, जो भी कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे ना, उनसे जो sp3 कार्बन एटम अटैच्ड है ना, वही अल्फाइड कार्बन एटम्स है, उसी के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। हाँ सर, वो CH3 पढ़ा था। हाँ बोलो, अब बताओ। हाँ सर, तो मतलब इसमें 9 कैसे आ रहे हैं? अच्छा, तो दोनों डबल बॉन्ड से काउंट हो। हाँ समझ गया। ठीक है भैया, और जो समझ में ना आए वो क्लियरिटी से पूछ लेना यार, कि सीधी सीधी बात बताओ भैया है क्या, आप मतलब इधर उधर की बात ना करो, ऐसे सीधा पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अपन बात कर रहे थे कि जब कोई मॉलिक्यूल है तो अपन को पता है तो वंडरवॉल रेडियस क्या होता है। जब कोई ग्रुप है उसका 4 टाइम्स ले लेता है, उसके साइज का एक्चुअल रेडियस का 4 टाइम्स, वो 4 into 4.3 पायर क्यूब वाला वंडरवॉल रेडियस बी का वैल्यू, अगर वो आपस में ओवरलैप करे या टच करे वो रेडियस, तो अपन कहते हैं वो वंडरवॉल रिपल्शन होगा। एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में होता है और दूसरा सिस मॉलिक्यूल्स में होता है। इस टाइप से, तो ये वंडरवॉल, इसको अपन कहते हैं वंडरवॉल स्ट्रेन। यहां पर भी वंडरवॉल स्ट्रेन है, इसलिए मैं उसी की बात करता हूं, क्योंकि अपन को वंडरवॉल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन, इस टाइप के स्ट्रेन पढ़ने होंगे, जहां आएगा वहीं पढ़ लेंगे। अभी ये हमें आ गया, अब जब भी ये बोलोगे आपको हमें बताने की जरूरत नहीं, आप बस बोल देना कि वंडरवॉल स्ट्रेन है वहां पर। ठीक है, तो B is more stable than A due to C. cliff or due to absence of van der Waals strain. Sir, B is more stable than C, ना? ये होगा ना। कहाँ गया? हाँ यार, due to absence of van der Waals strain. लो भाई, हाँ। अब क्या करें B और D में? सर डी में कार्बन आयन 1 डिग्री बन रहा है और बी में 2 डिग्री बन रहा है। लो भाई, वो कह रहा है कि अगर आप इसमें ऐसा करोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करोगे, तो इसमें जब आप डबल बॉन्ड को शिफ्ट करोगे ना, ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड बनाओगे ना इधर, तो इधर जो एनाइन बनेगा वो 1 डिग्री बनेगा, और बी में जो आप हाइपर कॉन्जुगेशन शो करोगे ना ऐसे, तो जो यहां पर एनाइन बनेगा ना वो 2 डिग्री बनेगा। तो इससे फायदा क्या? सर स्टेबिलिटी 1 डिग्री ज्यादा होती है ना। तो उससे अपन को क्या फायदा, मतलब 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ज्यादा है तो अपन ज्यादा मान लें स्टेबल। हाँ सर, बाकी सब सेम है तो फिर मेरे को लगा उसी से करेंगे। नहीं नहीं, तो बिल्कुल सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर लेकिन इससे क्या ना, पहले वाले एग्जांपल्स में भी ऐसे ही किया ना हमने, जब अल्फा हाइड्रोजन सेम दिखा और बाकी कुछ नहीं मिल रहा था तो। नहीं अपन तो क्या करेंगे, अपन ने तो ये किया कि भाई जितना हाइपर कॉन्जुगेशन आपने शुरू में बताया था कि इट इज अ पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना, और रेजोनेंस फिनोमेना में अपन एक ही बात जानते हैं, जितना ज्यादा फास्ट डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज या प्रोसेस, उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी। इसमें 6 के 6 हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री एनाइन बनाएंगे, मतलब कम स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एनर्जी लिबरेट भी कम होगी। इसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे रिलेटिव टू दैट, तो इसका रेजोनेंस फिनोमेना फास्टर होगा उससे, और अगर इसका रेजोनेंस फिनोमेना फास्टर होगा तो इसमें एनर्जी भी लिबरेट ज्यादा होगी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, डी इज
more stable than B. Due to higher rate of hyperconjugation in D, because there is formation of 1 degree anion. बिल्कुल सही, बताएंगे ये है भाई आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन। सर बोलो। लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। डी बी में तो हम लोग का मतलब 2 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है ना, और डी में तो 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा है, तो डी कैसे ज्यादा स्टेबल हो गया, इसमें रेट अच्छा कैसे? हाँ, ओके। और ज्यादा स्टेबल कौन सा एनाइन होता है, 2 डिग्री या 1 डिग्री? 2 डिग्री। 2 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है ना। अबे 1 डिग्री एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा एक बात बता, चल छोड़, अपन तो ऐसे देखते हैं। मेरे पास ऐसे नेगेटिव चार्ज, मेरे पास ऐसे नेगेटिव चार्ज, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? कैसे चेक किया तुमने, ये बताओ मुझे। ए वाला स्टेबल है। ए वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है? इसमें तो दो दो CH3 है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसमें तो एक ही CH3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। सर उसमें प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा बी वाले के कंपैरिजन। तो प्लस इफेक्ट से क्या हो जाएगा? बताओ। अपन कहेंगे, आप बोलते तो हो बार बार कि किसी भी चार्ज के स्टेबिलिटी उस चार्ज के स्ट्रेंथ से देखना। भैया पहले से नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहां दो मिलके उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले से अगर 100% एक नेगेटिव चार्ज है, आप उसको इलेक्ट्रॉन देके और बढ़ा रहे हो। वहां पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज पूरा लिख रखा है, पूरा नेगेटिव चार्ज, उसमें और दो तरफ से इलेक्ट्रॉन देके बढ़ा रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ना। और जब चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, यही तो बताते हो आप। और अब तक यही तो बताते आ रहे हैं आप कि स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो या कार्बोनाइन हो, कोई भी हो, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। इज मोर स्टेबल देन। सर हम लोग तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, कौन सा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी? ये दो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ तो मैं तो रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर रहा हूं, रेट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात कैसे कर सकते हो तुम? दोनों मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ एटम्स है, डिफरेंट थोड़ी है। किसी की भी बात करो, अलग अलग नंबर ऑफ एटम होते तो मैं झगड़ा करता कि नहीं मॉलिक्यूल का मतलब क्या है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है मेरा। बिल्कुल सही है, करो कैलकुलेट, मेरे लिए दोनों मॉलिक्यूल में से ये ज्यादा स्टेबल है अभी भी। क्यों? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है। जितने हाइड्रोजन उधर इतने इधर, जितने कार्बन उधर इतने इधर, दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। क्योंकि जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उधर है, उतने इधर भी है, सेम है। अब बताओ कैसे डिफरेंस बताओगे? स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से कैसे डिफरेंस बताओगे? इंडक्टिव इफेक्ट से नहीं, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो आपने बताया ना कि इंडक्टिव इफेक्ट से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, उससे देखूंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखूं? 6 उसमें है 6 इसमें है, अच्छा वो नहीं देख सकता। चलो रेट की बात करते हैं, क्योंकि आप सेंटेंस बोलते हो कि रेट हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ पार्शियल रेजोनेंस फिनोमेना। अच्छा तो ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी देख लेता हूं किसमें ज्यादा लिबरेट होगी। हाँ ठीक है समझे। पूरी कहानी सुनाई फिर से, अब तो समझ में आनी चाहिए। सर एक मेरे को भी सर एक डाउट था कि डी वाले में वैंडरवाल्स स्ट्रेन नहीं होगा? नहीं 120 है ना, अच्छा 120 पे तो पीरियड उसमें पढ़ते हैं ना अपन बॉन्डिंग में, PCl5 का स्ट्रक्चर। हाँ लोन पेयर हमेशा 120 पे रखना, वहां वंडरवॉल रिपल्शन नहीं होगा। अरे
मैंने इसको हटा दिया। चलो एग्जाम्पल तुम्हारे पास तो है, तुम्हारे पास तो एग्जाम्पल है, कोई बात नहीं। जो उसमें और डिस्कस करना था वो 2 पॉइंट और लिखे थे ना मैंने, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मैं पहले ना हीट ऑफ कंबशन को डिस्कस करते हैं। हीट ऑफ कंबशन अपन कहेंगे यार एक बात बताओ, अब हीट ऑफ कंबशन को क्या डिस्कस करना, जितने ज्यादा एटम को बर्न करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो गई, खत्म हो गई बात। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसे गिवन है, बताओ हीट ऑफ कंबशन ज्यादा किसका होगा। ए और बी गिवन है मेरे पास, एक ऐसे गिवन है और दूसरा ऐसे गिवन है। अब बताओ हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा है। तो अपन कहेंगे उसमें क्या, उसका ज्यादा है इससे, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इनमें क्यों कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में 5 कार्बन है, उसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है इससे, तो एक वाटर मॉलिक्यूल उसमें ज्यादा बनेगा इसके कंपैरिजन में, और एक वाटर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी ना, जो उसके बनने से, उनके उसके बनाने से, फॉर्मेशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो वो हीट ऑफ कंबशन। अब पहले एक और बात मुझे पूछ लेना, मैंने ना इसको ऐसे किया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, इट्स अ कंबशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का एडिशन कहीं भी करोगे ना, मैं कंबशन बोल दूंगा, दिस इज अ कंबशन रिएक्शन, हाइड्रोजन का कंबशन। मैंने कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, CO2 बन गया, मेरे पास डेल्टा एच आया। मैंने यहां पर ऐसा किया, 93.4 किलो कैलोरीज होता है पर मोल, तो मैं डेल्टा एच इज माइनस 93.4 किलो कैलोरीज पर मोल। अपने एग्जैक्ट वैल्यू लिख ली ताकि मतलब खामखा कोई वो ना हो उनको, ठीक है। बट ये ग्रेफाइट होगा उस टाइम है, चलेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो आप बर्न तो करो, किसी को कर दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हीट ऑफ कंबशन इज दिस, हीट ऑफ कंबशन, कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भाई किसी को भी बर्न करो, एक्सोथर्मिक तो होगा। दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हीट ऑफ रिएक्शन में कभी भी साइन के साथ आंसर नहीं देना, चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना। जब भी आपसे हीट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का आंसर देना, साइन की बात नहीं करना। जब आपसे एंथैल्पी पूछी जाए तो उस टाइम आप साइन की बात करना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस बात को ध्यान रखना। आपसे चाहे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा जाए या हीट ऑफ कंबशन पूछा जाए, ये हीट ऑफ रिएक्शन है, वो तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। भाई हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, हमारे हिसाब से इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए। आप कहते हो एनर्जी कंजर्व होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री, तो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। इसकी एनर्जी कम है, कितनी कम है, इन दोनों से इतनी, तो आपने ऐड करके बराबर कर दिया। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, कितनी लेस, जितना आपने ऐड किया, सो दैट की बराबर हो जाए, वो हीट ऑफ कंबशन। अब अगर आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन कुछ भी पूछे, मैग्नीट्यूड ही बताना होता है, अगर चाहे वो एंडोथर्मिक हो या फिर एक्सोथर्मिक हो। जब एंथैल्पी की बात करें, नहीं तो फिर एंथैल्पी क्यों पढ़ते हैं, जब हीट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ लिया तो एंथैल्पी की जरूरत क्या है, क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आंसर देगा, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, तो वो अपन को बता देगा कि कितनी एनर्जी डिफरेंस आ रहा है किस तरह। एक बात,
अब जब दोनों में से दोनों को बर्न करें तो इसमें तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बनेगा, उसके बनने से जो एनर्जी लिबरेट होगी वो ज्यादा होगी। मतलब सीधी सीधी बात है मेरी, आप कुछ भी कर लो, इसमें हीट ऑफ कंबशन बी का ज्यादा है A से। अब आप कहोगे नहीं मेरे पास ऐसे है, ये बात था है, 2 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे और अपन कहेंगे मेरे पास ऐसे है, ऐसे कर देते और ऐसे। अपन क्या कहेंगे, हम कहेंगे एटम काउंट कर लो, इसमें 6 कार्बन है उसमें 5 कार्बन है, आप जो मर्जी चाहे कर लो, 2 हाइड्रोजन ही तो कम किए, ज्यादा तो इसी का होगा, इसमें हाइड्रोजन भी ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा नहीं होंगे तो इक्वल होंगे, लेकिन इसमें कार्बन ज्यादा है, जिसमें ज्यादा एटम ना पर कुछ नहीं देगा, उसकी कंबशन है, सीधी सीधी बात, ऑब्वियस सी बात है यार, ज्यादा अमाउंट को बर्न करोगे ज्यादा ही एनर्जी लिबरेट होगी। मैं कुछ चेक करने वाला नहीं, हाँ जब सेम होगा तो बात करेंगे अपन। भाई अगर मान लें अपन ने ऐसे कहा सेम कार्बन एटम है, अब बताओ किसकी कंबशन एनर्जी ज्यादा होगी, अपन कहेंगे फिर आपने वही किया, तो 2 हाइड्रोजन कम है उसमें इससे, नहीं नहीं हम तो इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब एटम सेम, अब एटम सेम हो गए तो अपन बात करेंगे दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसके बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा यूज होगी। भाई 4 CO2 इसमें बनने हैं और 4 CO2 इसमें बनने हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल इसमें बनाने हैं और 4 वाटर मॉलिक्यूल इसमें बनाने हैं, मतलब जो 4 वाटर मॉलिक्यूल से एनर्जी लिबरेट होगा जो इसमें होगा सो इसमें होगा, 4 CO2 से जो इसमें होगा सो इसमें होगा, तो डिफरेंस कहां है, इनकी अपनी स्टेबिलिटी में, जो स्टेबल ज्यादा होगा उसके बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा यूज हो जाएगी, तो लिबरेट कम। तो जब एटम सेम होंगे तो फिर अपन बात करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी कंबशन एनर्जी ज्यादा है, बी का कंबशन एनर्जी ज्यादा है, क्यों, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब अपन कहेंगे भाई देखो हमारे पास ऐसे है और अपने पास ऐसे, अब अपन कहेंगे अब बताओ, तो अपन कहेंगे अच्छा कार्बन किसमें ज्यादा है, दोनों में सेम है, अब तो स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये वाला अब 4 CO2 इसमें बनने हैं, 4 CO2 उसमें बनने हैं, 5 वाटर उसमें बनने हैं, 5 वाटर इसमें बनने हैं, तो फिर चलो देखते हैं किसके बॉन्ड मुश्किल से ब्रेक होंगे। ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों से, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ना, एक ही कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ओवरलैप, मतलब और इस कार्बन का CH बॉन्ड भी छोटा होगा इससे, ओके छोटा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी फिर तो इसमें, हाँ हाँ बिल्कुल होगी। अच्छा तभी आप KMnO4 बेसिक मीडियम में 3 डिग्री CH बॉन्ड को एल्केन में ऑक्सीडाइज करते हो, 2 डिग्री या 1 डिग्री को नहीं करते, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, KMnO4 रिएक्टिव नहीं करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अपन कहेंगे अच्छा,
तो इसमें CH बॉन्ड भी छोटा और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। दोनों सैचुरेट, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। मैंने मेल्टिंग पॉइंट नहीं पूछा है, बॉइलिंग बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा, अपन तो बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। इसको तोड़ो सब। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल को आपस में सेपरेट करो। अपन तो यहाँ सीधी बात कर रहे हैं भाई, सबके CH बॉन्ड सबको तोड़ दो, पानी बनाओ और CO2 बनाओ, बर्न करो एक मोल, वो बात कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इसकी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा बताओगे तो इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, ठीक है, हो गया कंबशन। अपन को तो सीधा सीधा पता है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो कुछ देखना ही नहीं, फिर एटम ज्यादा है तो उसके कंबशन ज्यादा है, एटम ज्यादा है तो उसी का कंबशन ज्यादा है। तो अपन को पता चल गया कि कैसे अपन को हीट ऑफ कंबशन बताना है। अब ये रुक जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं बताता, उसका बात बताऊंगा। हीट ऑफ सर हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई ना, कि हमने हाँ। जो एनर्जी दी। हीट ऑफ कंबशन का मतलब यार अभी तो बताया तो था, एनर्जी जो रिलीज हुई। हाँ ठीक थर्ड में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है इससे, थर्ड में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है ना। एल्कीन है तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करूंगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से, ठीक है ना। हाँ ठीक है, समझा। चल, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अपन को टाइम लगेगा, उसमें मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा, रिडक्शन वाले जो कंसेप्ट होते हैं ना वो भी बताऊंगा, तो उसमें टाइम लगेगा। सर मुझे पता नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। थर्ड एग्जांपल है, उसमें हमने बोला तो हमको कौन सा हीट ज्यादा, कौन सा थर्ड एग्जाम, वाला, थर्ड थर्ड वाले, वाला बोलो बोलो बोलो। उसमें हमने बोला कि क्योंकि ए ज्यादा स्टेबल है तो हमको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए हीट जो रिलीज हुई होगी वो कम हुई होगी। हम्म, और हम लोग बोलते हैं कि अगर ज्यादा कार्बन एटम है तो ज्यादा हीट रिलीज होगी, जैसे सेकंड वाले एग्जांपल में बोला। तो लेकिन जब ज्यादा कार्बन एटम है तब भी तो हमको हीट ज्यादा देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए, तो तब भी क्यों नहीं हीट कम रिलीज हो रही है? इसमें 6 CO2 बनेंगे, जब हाँ देनी पड़ेगी तो रिलीज भी तो एक्सोथर्मिक होता है ना हमेशा, और हाँ इसमें 5 CO2 बनेंगे, और एक CO2 एक्स्ट्रा बनने से 93.4 किलो कैलोरीज ज्यादा रिलीज होगी। अच्छा, तो नेट मतलब उसमें ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है ठीक, हाँ ठीक है सर। डन। सर हाँ सर। और एक कंफ्यूजन है सर, अगर किसी कंपाउंड में ज्यादा कार्बन एटम है लेकिन वो थोड़ा अनस्टेबल है, और किसी कंपाउंड में कम कार्बन एटम है, तो हम लोग हीट ऑफ, ब्रांचिंग है, नॉर्मल चेन है, जो तुम कह रहे हो, ब्रांचिंग है, हाँ नॉर्मल चेन, ये थोड़ा ही डिफरेंस तो था इसमें। हाँ ठीक है। सीधी बात, एटम ज्यादा है, ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, कोई कंपैरिजन नहीं, वो बकवास कंपैरिजन किया आपने। एटम सेम हो और फिर आपसे हीट ऑफ कंबशन पूछा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं सोचूं भी यार कि किसको ज्यादा बताना है। चलो भाई, आज इतना ही पढ़ते हैं फिर। सर थैंक यू सर। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। सर हाँ हैप्पी दिवाली। सर ठीक एक है, डाउट है कार्बो एनायन में। बोल बोल बोल, अपन इसका डाउट भी देखते हैं यार, क्या बोल। सर वो एक कंपाउंड है, अगर मतलब सी लिखे ना सर, CCl 3 बार Cl है। अरे यार रुक जा अभी, इस टाइप के कंपाउंड में ये पूछ रहा है, ये है और ये सी है, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। वही सर। हाँ बोलो।
सर अभी वो कार्बन के बाजू में एक और CH2 माइनस है। इसके बाजू में लगाऊं? हाँ, एक CH2 और उस माइनस उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ऐसे लगा दो। हाँ सर, अभी लगा इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्या? होगा ना। तो मतलब Cl बाहर निकल जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसका लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बना लेगा, ऐसा होगा? नहीं नहीं, इट्स अ हाइपर कॉन्जुगेशन। मुझसे पूछा गया इन दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसको अपन -H बोलते हैं। अभी अपन ने H को डिफरेंशिएट नहीं किया ना, अभी अपन ने क्वेश्चन शुरू नहीं किया ना, कंबाइंड क्वेश्चन। दिस इज माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसका एक बार इसके साथ डिलोकलाइजेशन वापस आएगा, एक बार इसके साथ डिलोकलाइजेशन वापस आएगा, एक बार इसके साथ डिलोकलाइजेशन वापस आएगा। इट इज कॉल्ड -H इफेक्ट। ये सिर्फ क्लोरीन और फ्लोरीन में होगा। माइनस इफेक्ट, H इफेक्ट। ठीक है ना, Cl निकलेगा नहीं, इट्स अ डिलोकलाइजेशन। ठीक है सर। -H ठीक है इफेक्ट सर। होता क्या है? मजे करो, अभी रुक जाते हैं ना एकदम। उसने पूछा था इसलिए मैंने बताया, अभी मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया, इसलिए चुपचाप हो। सर हम इसमें जो लास्ट वाला एक सर एक डाउट था, लास्ट वाले एग्जांपल में हाँ मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बी वाले में मतलब स्ट्रेट चेन है हाँ, तो उसका मतलब अपन बोलते हैं ना ऐसे कि मेल्टिंग पॉइंट उनका ज्यादा होता है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है एंड ऑल, उसका कुछ रिलेशन नहीं होता हीट या ऑफ कंबशन में? कोई रिलेशन नहीं, बट हीट ऑफ कंबशन का मतलब हो गया इसको पूरा ब्रेक करो इसके एटम को, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं इनको अलग करो। हाँ हाँ हाँ। चल ठीक है, उसमें अपन ने अधूरा कोई वो नहीं रखते यार, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अभी उसमें पिछली क्लास में सोच रहा था कि उससे रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन पूछ लूं, ये जो CCl3 इसने पूछा, लेकिन मैं रुक रहा हूं कि मतलब एकदम ऐसे नहीं करो ना, धीरे धीरे सीखोगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर। अब सॉल्व करते हैं तो मजा आएगा। चलो भाई, बाय। बाय।